नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश के मान सम्मान और सुरक्षा की रक्षा में भारतीय सेना का योगदान हर नागरिक को गौरवान्वित करता रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि मां भारती के लिए मर मिटने का जज्बा भारतीय सैनिकों की सबसे बड़ी पहचान है, जो पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने लिखा कि सेना का साहस और समर्पण देश की एकता और अखंडता को मजबूत करता है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिमी कमान मुख्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण ब्रीफिंग में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा तैयारियों और सैन्य गतिविधियों की समीक्षा से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त की। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने एक पुस्तक और फिल्म विमोचन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की क्षमता और समर्पण देश की सुरक्षा का मजबूत आधार है। इस दौरान वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और रक्षा मंत्री को विभिन्न परिचालन तैयारियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य सैन्य इतिहास और उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाना बताया गया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी दौरे को देखते हुए कोलकाता में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया। शहर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती दी गई है और सुरक्षा जांच को भी तेज कर दिया गया। संभावित सुरक्षा खतरों को देखते हुए डॉग स्क्वाड और विशेष सुरक्षा इकाइयों को भी सक्रिय किया गया। प्रशासन की ओर से पूरे क्षेत्र में सावधानी बरती जा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया। दौरे के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोलकाता का दौरा है। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। बता दें कि व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोलकाता का दौरा है। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था और इसके साथ ही रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। बता दें कि पुलिस बल को तैनात किया गया है, रूट डाइवर्जन किया गया है। इसके साथ ही बता दें कि व्यापक इंतजाम यहाँ किए जा रहे हैं। और इस दौरान बता दें कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोलकाता का दौरा है। उनके दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से पूरे क्षेत्र में सावधानी बरती जा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ ही विशेष सुरक्षा इकाइयों को सक्रिय किया गया है, तैनाती बढ़ा दी गई है, सुरक्षा जांच को भी तेज कर दिया गया है और शहर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो वहीं नगर निगम चुनावों से पहले हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला में बीजेपी उम्मीदवारों और मेयर प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अंबाला को और भी अधिक आधुनिक और सुविधा संपन्न शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ इस मंत्र को साथियों आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में एक बात ये कहना चाहता हूं कि अंबाला इसका जीता जागता ये उदाहरण है। हमने पिछले 11 वर्षों में अंबाला में सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान को नई गति देने की बात हो, पेयजल और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की बात हो। साथियों, ये बात भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और आपके विश्वास की ये ताकत का प्रमाण है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने अंबाला में यहाँ पर इस क्षेत्र के नगर निगम क्षेत्र के लिए पिछले 11 वर्षों में 101 अनाउंसमेंट किया था, जिनमें से
73 काम पूरे कर लिए हैं, बाकी के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, हमने जब से 2014 से हम ये हरियाणा के जिम्मेवारी संभालने का काम किया था, तब से लेकर के आज तक हमने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। साथियों, हमारी सरकार ने यहाँ के वातावरण, यहाँ के विकास कार्यों को गति देने का काम ये पिछले 11 वर्षों में किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने अंबाला नगर निगम के लिए पिछले 11 वर्षों में 380 करोड़ रुपया यहाँ पर खर्च किए हैं। इसके साथ ही बता दें कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की रहने वाले पूर्णिमा वासिन ने आत्मनिर्भरता और मेहनत के दम पर और इसके साथ ही बता दें कि यहां पे जिंदगी बदल दी है। पूर्णिमा वासिन ने स्वयं सहायता समूह के लिए बता दें कि तमाम व्यवस्था की है और इसके साथ ही जैविक खेती और शुरुआत की है और विशेष रूप से जिला फूल धान की खेती पर केंद्रित ध्यान यहां किया गया है। इसके साथ ही बता दें कि परिवार की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। पूर्णिमा की सफलता में क्षेत्र की अन्य महिलाओं को भी यहां प्रेरित किया गया है और यह कहानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला सशक्तिकरण का एक प्रेरक उदाहरण बन गई है। और बलरामपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जैविक खेती को लेकर यहां बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके साथ ही बता दें कि यहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम कोशिशें और इसके साथ ही जन जागरूकता फैलाई जा रही है और धान से हुई अच्छी कमाई, जिसके बाद चारों ओर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित यमेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। दोनों नेताओं ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में ओपन जिम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करना है और उन्हें खेल और फिटनेस सुविधाओं से जोड़ना है। इसके साथ ही उद्घाटन के बाद छात्रों और स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला है। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत सीकर के ग्राम जादौद में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और विकास से जुड़े विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। वहीं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बता दी कि फलों के उत्पादन को बढ़ाने और उनके निर्यात को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया। मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज और वैज्ञानिक खेती को अपनाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिससे भारत के फल उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और मजबूत हो सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और उन्होंने अपनी समस्याएं और सुझाव भी मंत्री के सामने रखे। शिवराज सिंह चौहान ने सभी सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और लखनऊ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां किसानों से सीधा संवाद किया है। इस दौरान बता दें कि किसानों से सीधा संवाद करते हुए तमाम समस्याओं पर भी जोर दिया गया, उनको सुना भी गया है। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने तमाम समस्याओं के निस्तारण के लिए भी यहां आश्वासन दिया और यहां किसानों से सीधा संवाद देखने को मिला है।
और लखनऊ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां किसानों से सीधे संवाद किया है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वित्त सहायता राशि का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि राज्य में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के शक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उनको निपुण करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया, या उन्होंने किसी गंभीर बीमारी से उनको आगे बढ़ाया है, या उनके बच्चों ने हरियाणा शिक्षा विद्यालय बोर्ड भिवानी, जो उस बोर्ड के माध्यम से पढ़ते हैं बच्चे, 80% मार्क्स उन्होंने लिए हैं, उन माताओं को भी इसमें हमने जोड़ा है। इसका बड़ा लाभ प्रदेश की बहनों को मिल रहा है। और मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि विपक्ष के लोग कई प्रकार की भांति भांति की भ्रांतियां फैलाते रहते हैं, क्योंकि काम नहीं है। काम हो तो फिर दिक्कत होती नहीं होती, परंतु आप फ्री बैठे हैं, देखते रहते हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि विपक्ष कई बातों में वो गुमराह करता है, झूठ बोलता है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की अन्य सुविधाएं मैंने अभी विधानसभा के अंदर भी कही थी, जो विशेष सत्र बुलाया था, कि उसमें हैप्पी कार्ड जिसको मिला हुआ है या जिसका राशन कार्ड बना हुआ है, इसके कारण से नहीं कटेंगे। मेरा आग्रह है बहनों से कि इसमें और ज्यादा आप अप्लाई करें। इसके लिए हम एक विशेष योजना कि इसको जागरूकता के द्वारा हमने कहा है कि जो हमारी ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के अंदर भी इसको हम चर्चा करके उन बहनों तक ये लाभ पहुंचाने का काम करेंगे जो बहनें छूटी हुई हैं, किसी कारण से उनका अप्लाई नहीं हुआ है, और वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सके और उनको इस योजना के साथ जुड़ने के कारण ये लाभ नहीं कटेंगे। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष लगातार गुमराह करता रहता है। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 18 तरह की ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत आज हमने 1146 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि सीधे 35,62,000 जो हमारे बेनिफिशरीज हैं के खातों में आज डायरेक्ट पहुंचाने का काम। उधर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य हित में लिए गए एक बड़े निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। किशनगंज जिले के पोठियाचल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए 110 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। इस केंद्र में लगभग 1000 सीआईएसएफ जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस निर्णय से न केवल देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। प्रशासन को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बता दें कि तिरुमला स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की है। इसके साथ ही बता दें कि इस दौरान मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रों और धार्मिक विधियों के बीच विशेष पूजा अर्चना संपन्न हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवान से देश की शांति, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। मंदिर प्रशासन द्वारा दर्शन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इस धार्मिक आयोजन के साक्षी बने। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम CTU को मजबूत करते हुए 40 नई उन्नत अंतर्राज्यीय बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने पर बता दें कि जोर दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि ये बसें विभिन्न अंतर्राज्यीय रूटों पर चलाई जाएंगी, जिससे चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और आसपास के राज्यों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां महिलाओं को न्याय दिलाने में यूपी सबसे आगे। एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट में बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हुई नजर आई है। यूपी में बता दें कि यहां रेट 77 और इसके साथ ही 0.6% दर्ज किया गया। अन्य राज्यों की तुलना में आंकड़ा सबसे बेहतर यहां प्रदर्शित होता हुआ नजर आया है। रिपोर्ट में सबसे खराब स्थिति पश्चिम बंगाल की है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में भी रेट बता दें कि 8.7%, कर्नाटक में दर 4.8 और तेलंगाना में 14.8% है। केरल में 17 और पंजाब में 19 और तमिलनाडु में 23.4। और बता दें कि महिला अपराध के कुल बता दें कि यहाँ पे काफी ज्यादा 3,052,664 मामले यहाँ दर्ज किए गए हैं, सामने आए हैं। इसके साथ ही सुनवाई पूरी 21,159 में सजा मिली है। सीएम योगी राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर सख्त और अपराधियों पर यहां कार्रवाई की व्यवस्था मजबूत होती हुई नजर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, महिलाओं को न्याय दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश ने देश भर में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है महिलाओं को न्याय दिलाने में? जिस यूपी को कहा जाता था कि सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के साथ यूपी में होते हैं, अब उसी यूपी ने यहां सबसे ज्यादा स्थान अच्छा हासिल करते हुए नजर आई है न्याय दिलवाने में। अमन, क्या कुछ जानकारी? देखिए वर्षा, जिस तरीके से एनसीआरबी का डेटा आया है और एनसीआरबी के डेटे में स्पष्ट हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं को जिस तरीके से उनके ऊपर अपराध होते हैं और अपराध के बाद उनको किस तरीके से सजा मिलती है, और जिस तरीके से बात की जाए लगातार जिस तरीके से अपराध में लगातार घटौती हो रही है, तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से 2017 के बाद से जो एनसीआरबी डेटा है उसमें लगातार उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रेट है उसमें लगातार घटता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान के लिए लगातार काम करती हुई आई है, और लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रेट है उसको लगातार घटाने के लिए लगातार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो लगातार वो सभी पुलिस महकमे से लगातार बात करते हैं कि महिलाओं से जुड़े अपराध की बात हो या फिर आम जघन्य अपराधों की बात की जाए, तो इन सभी अपराधों से निपटने के लिए लगातार पुलिसिंग को और बेहतर करने के लिए लगातार, चाहे डीजीपी की बात की जाए उनसे भी लगातार वार्ता किया करते हैं, तमाम तरीके से समीक्षा बैठक भी किया करते हैं, चाहे वो शासन लेवल की बात हो चाहे प्रशासनिक लेवल की बात हो। तो लगातार जिस तरीके से जो डेटा सामने आता है वो इस बात की गवाही देता है कि लगातार जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अपराध जिस तरीके से हो रहे हैं और अपराध के बाद में जिस तरीके से उनको पूरे जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाने का जो कहीं ना कहीं जो प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं बहुत तेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जब भी अपराधी अपराध करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार का जो बुलडोजर है वो कहीं ना कहीं एक्शन में होता है, और एक्शन में होने के बाद इस तरीके के जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं अपराध करने से डरते हैं। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो लगातार सुदृढ़ हो रही है, और जिस तरीके से बेहतर पुलिसिंग की बात की जाए वो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। हालांकि अन्य प्रदेशों की बात की जाए तो अन्य प्रदेशों में जो क्राइम रेट है वो फिलहाल अभी बढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो लगातार काम कर रही हैं किस तरीके से क्राइम रेट में लगातार घटौती की जाए। वर्षा, अमन, सबसे निचले स्तर पर स्थिति पश्चिम बंगाल की देखने को मिली है, लेकिन अब क्या लगता है जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो प्रचंड जीत बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में हासिल की है, क्या लगता है कि अब वहां के हालात भी खासकर महिलाओं के हित में बदलते हुए नजर आएंगे? क्या महिलाओं को वहां न्याय मिलता हुआ नजर आएगा? क्या वहां पे भी स्थिति ठीक होती हुई नजर आएगी? अमन, अब देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी ने पश्चिम बंगाल में तमाम रैलियां की हैं और रैलियों के दौरान साफ तौर पर जो महिलाओं का जो एक बड़ा हुजूम कहीं ना कहीं देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं
उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिला सुरक्षित है और महिलाओं को लगातार सम्मान दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर के जो पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं वो लगातार मुख्यमंत्री योगी की रैलियों में पहुंची थी और कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा जो स्नेह है वो भी दिया गया महिलाओं द्वारा। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लगातार कार्य हो रहा है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, तो कहीं ना कहीं इसका भी जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को अपराध रोकने के लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो लगातार अब पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए चाहे प्रदेश में योगी सरकार की बात की जाए, तो लगातार जो महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए लगातार केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है और जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे की बात की जाए उस पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा बहस छिड़ी थी और कहीं ना कहीं लगातार विरोध पूरे देश में भी देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो कहीं ना कहीं जो महिलाओं पर अपराध है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में देखा गया है कि जो बड़ी जो उपलब्धियां हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का जो रोल मॉडल है यानी कि बुलडोजर, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में भी देखा गया है। तो साफ तौर पर जो महिलाओं के अपराध की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस पे जो लगाम है वो लगती हुई नजर आ सकती है। वर्षा, ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब उत्तराखंड राज्य में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ गया। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और जिले में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि उत्तरकाशी और चमोली में भी बारिश की आशंका बनी हुई है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मौसम के बदले तेवरों के चलते प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश भी हो सकती है। और उत्तराखंड में अचानक से बता दें कि मौसम के मिजाज काफी ज्यादा बदलते हुए नजर आए हैं। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। पहाड़ी इलाकों में मौसम का यह मिजाज बदलता हुआ नजर आया है। रुक रुक कर यहां बारिश का अनुमान जारी किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि उत्तराखंड में यहां मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है। बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है और इसके साथ ही बता दें कि यहां रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगा हुआ है और आगे भी बारिश हो सकती है। अगले कुछ घंटों में कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे और यहां उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मौसम की बदलते तेवरों के चलते प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। यहां बारिश की आशंका बनी हुई है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून, पौड़ी और जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई, जबकि उत्तरकाशी और चमोली में बता दें कि बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही उत्तराखंड में अचानक से मौसम का मिजाज काफी ज्यादा बदलता हुआ नजर आया है। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता आशीष डोभाल का। आशीष, क्या कुछ जानकारी है? मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है आशीष? बिल्कुल वर्षा, उत्तराखंड में जो मौसम है वो लगातार बदल रहा है और बारिश के बाद जो तापमान है उसमें गिरावट आई है। और आज भी कहीं न कहीं मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी और पौड़ी जनपद में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है, जबकि उत्तरकाशी और चमोली में बारिश की आशंका बनी हुई है। इसके साथ साथ अन्य जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी मौसम बदलने की संभावना जताई गई है और मौसम विभाग के अनुसार कुछ घंटों में कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश हो सकती है। और आपको बता दें कि जो मौसम का उत्तराखंड में तापमान का कहीं न कहीं उसमें सीधे तौर पर असर देखने को मिला है। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ बर्फबारी हो रही है। और जो चारों धाम है वहाँ पर भी कहीं न कहीं मौसम बदलने से जो मौसम का जो मिजाज है वो बदला है और जो भीषण जो गर्मी अन्य क्षेत्रों में पड़ रही थी उत्तराखंड में कहीं न कहीं उससे राहत मिली है। और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उसमें बर्फबारी से जो मौसम का जो तापमान है वो लगातार बिल्कुल
निचले स्तर पर जाते हुए दिख रहा है। कहीं न कहीं पिछले सालों के दौरान जब मई के महीने में जितनी गर्मी होती थी वो गर्मी उत्तराखंड में नहीं देखने को मिल रही है। आने वाले कुछ दिनों में भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि ऐसा जो मौसम है ये बना रहेगा और जो लोगों को गर्मी से कहीं न कहीं उत्तराखंड में राहत मिलेगी। ठीक है आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RN TV नेशनल।